हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जनरल स्टडीज के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 21 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 21 जुलाई। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 21 जून। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। ये जो योगा डे है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहल पर यूएन ने योगा दिवस 21 जून को घोषित किया है। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में लोकसभा स्पीकर पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 93, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 92, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 95, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 365। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 93। भारतीय लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर साहब थे। स्पीकर यह साबित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपका तीसरा प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर यानी अध्यक्ष, चेयरमैन किसको कहते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अस्थायी स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी स्पीकर, तीसरा ऑप्शन है नवगठित स्पीकर, चौथा ऑप्शन है पुराने स्पीकर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अस्थायी स्पीकर। फ्रेंड्स, प्रोटेम स्पीकर अंग्रेजी में कहते हैं उसको, और हिंदी में उसको बोलते हैं अस्थायी स्पीकर। अस्थायी स्पीकर क्या करता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जो एमपी चुन के जाता है उसको क्या करता है, शपथ दिलाता है। और जो शपथ दिलाता है ना, उस टाइम में अस्थायी, परमानेंट स्पीकर नहीं होता फ्रेंड्स, अस्थायी स्पीकर होता है। जब शपथ हो जाता है, जितने भी सदस्य हैं उसमें से एक सभी मिलकर के चुन लेते हैं स्पीकर को, वो हो जाता है अस्थायी यानी परमानेंट चेयरमैन या स्पीकर हो जाता है वो, समझे। जैसे कि वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी जब जीत के गए थे और उनके जो सदस्य लोग आए थे, तो वहाँ शपथ दिलाया गया था उनको अस्थायी स्पीकर के तौर पर, ठीक है। उसके बाद उसमें से चुन लिए थे अस्थायी स्पीकर को यानी परमानेंट स्पीकर को, ठीक है। आपका चौथा प्रश्न है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है आयरन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में जो कोई तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, यानी एलिमेंट जो है हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स। आपका 5वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन,
दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है आयरन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हीलियम। ब्रह्मांड में जो है ना फ्रेंड्स, प्रचुर मात्रा में पूछ रहा है सेकेंड या दूसरा सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तो वो है हीलियम। और पहला कौन है सबसे ज़्यादा तत्व? हाइड्रोजन। ये दोनों मिलकर फ्रेंड्स ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ मौजूद है ना, उसका लगभग 98% हिस्सा खुद रखता है। यानी मान लीजिए 100% में पूरे तत्व है, उसमें से 98% हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके है, और 2% में पूरा गैस है। समझ रहे हैं कितने मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम है इस ब्रह्मांड में? बाद बाकी जितना 2% में ऑल गैस आता है। ठीक है। आपका छठा प्रश्न है, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मैरी क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है जोनास सॉल्क, तीसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर, और चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जोनास सॉल्क। पोलियो के टीके का आविष्कार जोनास जोनास सॉल्क नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, और लुइस पास्चर जो है, जो साइंटिस्ट है फ्रेंड्स, उसने पाश्चुरीकरण और रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। जबकि मैरी क्यूरी साहब ने पोलोनियम और रेडियम का आविष्कार किया था। आपका 7वां प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिस पेनिसिलिन की खोज की थी वह क्या है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एंटीवायरस दवा, दूसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक दवा, तीसरा ऑप्शन है एंटी विस्फोटक पदार्थ, चौथा ऑप्शन है एंटी केमिकल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एंटीबायोटिक दवा। फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने जिस चीज़ की खोज की थी उसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो है ना फ्रेंड्स, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, यानी दवा है, समझे। उन्होंने लंदन के एक अस्पताल में सन 1928 ईस्वी में जब रिसर्च कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इसकी खोज की थी। आपका 8वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। यानी फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो आप लोग बोल सकते हैं आर्य समाज के संस्थापक थे। जबकि महात्मा गांधी जी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे, जो पुणे में है। और ज्योतिबा फूले, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। समझे फ्रेंड्स। यानी एक लाइन में आपको बता दूं तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। और ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आपका 9वां प्रश्न है,
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है घग्घर नदी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी, तीसरा ऑप्शन है दामोदर नदी, चौथा ऑप्शन है सोन नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा नदी। फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? क्वेश्चन में महाबलेश्वर भी रह सकता है, तो आप लोग बोलिएगा कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है। किसी किसी क्वेश्चन में पश्चिमी घाट रहेगा, कहीं कहीं महाबलेश्वर लिखा रहेगा, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्या ठीक है ना? आपका 10वां प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड राज्य के किस क्षेत्र से है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर के पठार से, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट से, तीसरा ऑप्शन है रायपुर के पहाड़ से, चौथा ऑप्शन है बोकारो की पहाड़ियों से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 छोटा नागपुर के पठार से। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है फ्रेंड्स कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो पहला तो है कि आपको स्टेट बता दिया है, यानी राज्य का नाम बता दिया है कि झारखंड से है, और उसमें पूछ रहा है किस क्षेत्र से है, तो आपको बता देना है छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, यानी कि दामोदर नदी जो है ना झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी को फ्रेंड्स बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बोलिएगा आप लोग दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। आपका 11वां प्रश्न है, सन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किसने किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यानी किया था। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है। केवल ये माना जा रहा है या संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। और जहाँ तक क्वेश्चन में कहा गया है कि सन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का स्थापना किया था, तो आप लोग बोल सकते हैं इस हिसाब से। क्या आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है कांस्य, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चांदी। चांदी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है फ्रेंड्स। इसके अलावा
सोना, प्लेटिनम, मरकरी, ये भी फ्रेंड्स उत्कृष्ट धातु हैं। क्या फ्रेंड्स, अगर पूछे कि उत्कृष्ट धातु कौन कौन है तो आप बोल सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम और मरकरी, ये क्या है, उत्कृष्ट धातु हैं। और अगर सबसे भारी धातु की अगर प्रश्न आवे तो वो होता है ओस्मियम, यानी सबसे भारी धातु जो होता है फ्रेंड्स ना, ओस्मियम होता है। जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होता है। क्या फ्रेंड्स, प्लेटिनम जो होता है सबसे कठोर धातु होता है और इसका उपयोग प्लेन यानी हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, प्लेटिनम का और एल्यूमिनियम का। आपका 13वां प्रश्न है, प्यूरितो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अटलांटिक महासागर। प्यूरितो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। जबकि फ्रेंड्स मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। यानी अगर इसको किलोमीटर में कहा जाए तो लगभग 11 किलोमीटर से कुछ अधिक है। क्या है फ्रेंड्स, 11 किलोमीटर, समझ रहे हैं, 11 किलोमीटर गहराई, समझे। और सुंडा गर्त जो हिंद महासागर में है। अगर पूछे कि हिंद महासागर में कौन सा गर्त है तो आप लोगों को बोलना है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। अगर पूछे यूरेशियन बेसिन कहाँ है तो बोलिएगा आर्कटिक महासागर में है। यूरेशियन बेसिन कहाँ है फ्रेंड्स, आर्कटिक महासागर में है। ठीक है। आपका 14वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के मध्य वह कौन सा नहर है जो विश्व स्तर पर व्यापार के लिए अहम भूमिका निभाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वेज नहर, दूसरा ऑप्शन है पनामा नहर, तीसरा ऑप्शन है बाल्टिक नहर, चौथा ऑप्शन है कैस्पियन नहर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पनामा नहर। यानी फ्रेंड्स प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के बीच पनामा नहर है जो विश्व स्तर पर व्यापार यानी ट्रेड के लिए अहम भूमिका निभाता है। जबकि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्वेज नहर है, समझे फ्रेंड्स, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। तो बोल सकते हैं कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्वेज नहर है, या स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। जबकि इसमें बोला गया तीसरा ऑप्शन बाल्टिक नहर। बाल्टिक नहर नहीं है, बाल्टिक क्या है, सागर है। और न तो कैस्पियन नहर है, कैस्पियन भी क्या है फ्रेंड्स, सागर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आपका 15वां प्रश्न है, मानव शरीर में बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी जब छोटा सा बच्चा होता है उस समय हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 206 हड्डियाँ, दूसरा ऑप्शन है 207 हड्डियाँ, तीसरा ऑप्शन है 208 हड्डियाँ और चौथा ऑप्शन है 201 हड्डियाँ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 208 हड्डियाँ। यानी मानव जब छोटा सा होता है, यानी कि छोटा बच्चा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो हड्डियों की संख्या 208 होती है। ठीक है।
और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो कुछ हड्डियाँ जुट जाती है और जुट करके 206 हो जाती है। मानव जब बड़ा होता है ना फ्रेंड्स, तो टोटल हड्डी की संख्या होती है 206। दो हड्डियाँ जो है ना जुट जाती है। ठीक है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो कान में है उसका नाम है एस्टेपीज। और मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में होता है उसका नाम है फीमर। क्या है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो मानव के जांघ में होता है। कमर के नीचे जो दोनों जांघ है ना, तो दोनों जांघ में होता है। ठीक है। आपका 16वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल, तीसरा ऑप्शन है थार रेगिस्तान, चौथा ऑप्शन है अफगान मरुस्थल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कालाहारी मरुस्थल। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो आप लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग कह रहा है, यानी शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। वो किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है जो अफ्रीका में है। कहाँ है फ्रेंड्स? अफ्रीका में है। और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। और हमिंग बर्ड फ्रेंड्स पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी है। अगर पूछे कि वो कौन से पक्षी जो एकमात्र है दुनिया में और वो पीछे की ओर उड़ती है, तो उसका नाम होगा हमिंग बर्ड। या पूछे सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड। ठीक है। आपका 17वां प्रश्न है, ऑक्टोपस का दूसरा नाम श्रिंग मीन है, उसके खून का रंग कैसा होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा ऑप्शन है काला रंग, तीसरा ऑप्शन है नीला रंग, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद रंग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नीला रंग। ऑक्टोपस का जो ब्लड का जो कलर होता है फ्रेंड्स, वो नीला कलर का होता है। क्या फ्रेंड्स? नीला रंग का होता है, यानी ब्लू कलर होता है। ठीक है। और ऑक्टोपस जो सांस लेता है ना, वो गिल्स या टीनिया के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है फ्रेंड्स? पूछेगा ऑक्टोपस श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता है, तो गिल्स द्वारा या टीनिया द्वारा। इनके शरीर को 3 भागों में विभक्त होता है। इनका शरीर जो है ना फ्रेंड्स 3 भाग में विभक्त रहता है। तो यानी कि 3 हिस्से में इनका जो बॉडी है वो डिवाइड रहता है, विभक्त रहता है। ठीक है। आपका 18वां प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है कटक, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है कानपुर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है, समझे। जबकि चीनी शोध संस्थान भी कानपुर में है। और अगर चावल की बारे में बात करें कि चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो वो है कटक में, जो उड़ीसा राज्य का एक जगह है, शहर है। ठीक है। और कानपुर कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का एक शहर है, जहाँ चीनी शोध संस्थान है और दलहन शोध संस्थान है। आपका 19वां प्रश्न है,
रेबीज का टीका और दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जॉन डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है इवान विस्की, तीसरा ऑप्शन है ब्रजीलियस, चौथा ऑप्शन है लुई पास्चर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लुई पास्चर। यानी रेबीज का टीका और दूध के जो पास्चराइजेशन था फ्रेंड्स, ये जो दोनों चीज़ की जो खोज है वो लुई पास्चर साहब ने किए थे। जबकि अगर कहा जाए तो परमाणु की खोज किसने किया था, तो जॉन डाल्टन साहब ने किए थे। और विषाणु को खोज किसने किया था, इवान विस्की ने किए थे। किसने किए थे फ्रेंड्स, इवान विस्की साहब ने किए थे। आपका 20वां प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सूर्य के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्वयं पृथ्वी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बादलों के द्वारा, चौथा ऑप्शन है क्षोभ मंडल के द्वारा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्य के द्वारा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो जल चक्र है ना, पूछा जाता है किसके द्वारा संचालित होता है, तो सूर्य के द्वारा होता है। यानी जितने भी पृथ्वी पर कार्य क्रियाकलाप होते हैं प्राकृतिक रूप से, वो सूर्य के द्वारा होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना डिग्री फ्रेंड्स? पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर यानी कि 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। कितना लगता है फ्रेंड्स? पृथ्वी को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में यानी पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय यानी वक्त लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, मौसम जो चेंज होता है फ्रेंड्स ना, इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका नहीं रहेगा तो ऋतु परिवर्तन यानी मौसम चेंज सही ढंग से नहीं हो पाएगा। कहीं या तो 6-6 महीना गर्मी रहेगा, या 6-6 महीना आपको बारिशें होता रहेगा, या 6-6 महीना ठंड रहेगा या रातें रहेगा। यानी कोई एक तरीका से नहीं होगा। जो ऋतु परिवर्तन होता है जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये ऋतु है। ये 3 ऋतु हैं, समझे, जो खास ऋतु है। और ऋतुएं होती हैं लेकिन ये तीनों खास है जो पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुके होने के कारण मिलता है, ये तीनों ऋतु। ठीक है फ्रेंड्स। आपका 21वां प्रश्न है, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देहरादून। जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन में कहा गया कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है, और आपको क्वेश्चन में ही ONGC का फुल फॉर्म भी हम डाल दिए हैं जो आप लोगों को याद रखना है। तो ONGC का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर फ्रेंड्स देहरादून में है। जबकि गेल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है। भेल का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में है। सेल का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में है। यानी आप लोग न्यूज में सुनते होंगे गेल भेल सेल, ठीक है, मोदी सरकार ने बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब न्यूज आता रहता है।
तो आप लोगों को याद रखना है कि गेल, भेल, सेल ये तीनों कहाँ है? नई दिल्ली में है। आपका 22वां प्रश्न है, पौधों को पानी और खनिज के परिवहन यानी पहुंचाने में कौन सहयोग करता है? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है उत्तक, चौथा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जाइलम। यानी कि फ्रेंड्स, पौधों को पानी और खनिज जो होता है ना, वो कौन पहुंचाने का काम करता है? पत्तियों तक, यानी कि हर टहनी तक, जितनी भी टहनी है पौधा का, पत्ती है, वहाँ तक पानी और ज़मीन से खनिज लेकर के कौन पहुंचाने का काम करता है? तो वो काम करता है जाइलम। पेड़ पौधों पत्तियों में जो छिद्र होता है, उस छिद्र के सहारे सांस लेते हैं। देखिएगा, जो पत्ता होता है ना फ्रेंड्स, पत्ता के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हम लोग को आँख से तो दिखाई नहीं पड़ता है, इसको आप लैब में देख सकते हैं। उसमें छिद्र रहता है, उस छिद्र के सहारे यानी छेद के सहारे सांस लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन यानी खाना तैयार करता है। क्लोरोफिल एक हरा रंग का द्रव्य है फ्रेंड्स। क्या है? पूछा क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक हरा रंग का द्रव्य है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन यानी ऊर्जा बनाते हैं, तैयार करते हैं। आपका 23वां प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोम, दूसरा ऑप्शन है लीरा, तीसरा ऑप्शन है रियल यानी रियाल, चौथा ऑप्शन है रूबल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम है फ्रेंड्स। और उज्बेकिस्तान का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है ताशकंद। वहीं लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है और रूबल जो है रूस की मुद्रा है। और रियाल जो बोलते हैं फ्रेंड्स, वो रियाल जो है सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान, यमन और ब्राज़ील की मुद्रा है। क्या है? रियाल। रियाल कहाँ की मुद्रा है फ्रेंड्स? सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान, यमन और ब्राज़ील, इन सारे देशों में रियाल चलता है। आपका 24वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत और चीन के बीच युद्ध संधि, दूसरा ऑप्शन है भारत और पाक के बीच युद्ध संधि, तीसरा ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध संधि, चौथा ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन के बीच युद्ध संधि। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत और पाक के बीच युद्ध संधि। फ्रेंड्स, सन 1965 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को लेकर के 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में यह समझौता हुआ था। समझे फ्रेंड्स? यानी कि युद्ध हुआ था 1965 में और समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ठीक है। आपका 25वां प्रश्न है, यानी फ्रेंड्स इस क्लास का लास्ट क्वेश्चंस है।
लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? LAN, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है लैंड एरिया नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है लो एप्टीट्यूड नेचर, चौथा ऑप्शन है लिक्विड आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। जबकि अगर वैन रहे, WAN वैन रहे, तो उसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर मैन रहे, MAN मैन रहे, तो उसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है फ्रेंड्स? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।